हेलो एवरीवन, माई सेल्फ साकेत मिश्रा और एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है। उसका एक नया चैप्टर हमने चालू किया था, दैट वाज रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। तो रेडॉक्स रिएक्शन का पार्ट 1 मैंने पहले से ही अपलोड कर दिया है चैनल पे, एक बार आप उसको देख लेना, है ना। उसके बाद ही आप चीजों को समझ पाओगे। ये सेकेंड पार्ट है इसका, दैट इज पार्ट 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं ना। एक रिएक्शन यहाँ पे मैंने आपको बताया है, देखो कॉपर दिया गया है, उसके साथ NO3 माइनस दिया है। इससे क्या बनेगा, कॉपर +2 बनता है एंड NO2 बनता है। इसके पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालिए। ऑक्सीडेशन नंबर्स आपको पार्ट 1 वाले वीडियो में मिल जाएगा, प्लीज उसको एक बार जाके रिफर कर लेना, वो ज्यादा बेटर वे में। वहां पे हर एक पॉसिबिलिटीज मैंने बताया है कि आप कैसे ऑक्सीडेशन नंबर्स को इजीली निकाल सकते हो, है ना। पार्ट 1 देख लेना रेडॉक्स चैप्टर का, ये उसका कंटिन्यूएशन ही है। ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालिए। ये कॉपर जो है ये क्या हो रहा है, यहाँ पे देख के समझ में आता होगा कि ये 0 से +2 बन रहा है। और ये नाइट्रोजन का अगर ऑक्सीजन का -2 रखोगे और इससे निकालोगे तो ये क्या बन रहा है, +5 बन रहा है, +5 से +4 बन रहा है। दो चीजें हमें पॉसिबिलिटीज पता चलती हैं। यहाँ पे कॉपर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। और जब कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्लीज इस चीज को समझो, दैट इज नोन एज ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ। क्यों, कॉपर नंबर खुद का बढ़ा रहा है तो खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, और जो खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। बस इतना समझ जाओ। अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, जैसे कि किसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, इतना समझिए। ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन के अंदर कम हो रहा है। ये देखो नाइट्रोजन के अंदर आपको देख के पता चलेगा रियल में क्या हो रहा है। ये देखो +5 से +4 बन रहा था भाई, है ना। तो एक कम हुआ है। ये जब ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो खुद को वो दिख रहा है कि क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो खुद को रिड्यूस कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इट रिड्यूसेस इटसेल्फ नाइट्रोजन। और सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। सो इट इज सर्विंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अपना सिर्फ अपने दिमाग में दो ही कंसेप्ट रखना, क्योंकि बहुत लोग बताते हैं ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाइड्रोजन रिलीज करेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट। ये सब कंसेप्ट होते हैं बट वो काम नहीं आएगा जब रिएक्शंस को हम समझने की ट्राई करेंगे। अपने दिमाग में एक ही चीज को रखिएगा कि हमें क्या ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे ही रिएक्शंस के बताना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है ना। अब इससे हम 3 केसेस को समझने की ट्राई करेंगे, ध्यान देना सब लोग। हमें ये समझ में आता है कि ये ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज खुद को कर रहा है और उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि सामने वाले को क्या कर रहा है, वो रिड्यूस कर रहा है ना। ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ तो क्या खुद को रिड्यूस कर रहा है, और जब खुद को रिड्यूस करेगा तो सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हमने देखा अभी एक रिएक्शन कॉपर वाला, उस कभी कभी ऐसा होगा कि आपको रिएक्शंस नहीं दिए जाएंगे। और जब रिएक्शंस नहीं दिए जाते तो कैसे निकालोगे, कैसे बोलोगे। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, KMNO4 आपको दे दिया गया और डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि टेल मी इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, तो आप कैसे पता करोगे, आपके पास तो रिएक्शन भी नहीं है ना। तो इसके लिए 3 केसेस है, ये 3 केसेस आपको समझना है, पहले ध्यान से देखने की ट्राई करना। केस नंबर 1, if central atom is its maximum oxidation number, सेंट्रल आइटम अगर उसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में क्या करना चाहता हूं, ध्यान से देखो। अगर कोई मैक्सिमम पे है तो उससे नीचे ही आ सकता है, उससे ऊपर नहीं जा सकता, इतना पता चलता होगा। और यहाँ पे देखो, जब उससे नीचे आएगा मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम करेगा, जस्ट हम देख के आ चुके हैं, मतलब खुद को रिड्यूस करेगा। और जब खुद को रिड्यूस करेगा भाई, जब खुद को रिड्यूस करेगा तो रियल में उसको आप क्या बोलोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये समझ में आता होगा। तो मतलब अगर सेंट्रल आइटम का ऑक्सीडेशन नंबर उसका मैक्सिमम है, देन इट रिड्यूसेस इटसेल्फ, और उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक एग्जांपल देखिए, KMNO4, यहाँ पे Mn का अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +7 मिलता है और ये मैक्सिमम है इसकी। आपको पता चलता होगा ये मैक्सिमम है तो इससे कम ही कर सकता है इन फ्यूचर में। जब कम ही करेगा तो उसको रिड्यूस ही करना पड़ेगा, और जब खुद को रिड्यूस ही करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे ही K2Cr2O7 आई थिंक पता होगा, Cr6 ग्रुप में आता है ना। ये आई थिंक बहुत अच्छे से आपको पता होगा। एंड ये ऑक्सीडेशन नंबर आप पार्ट 1 में जाके प्लीज देख लेना, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं ना। पार्ट 1 आप देख लो वीडियो, अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पे 6 है, मतलब ये मैक्सिमम है, उससे कम ही हो सकता है, उससे कम होगा तो ये रियल में क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। केस नंबर 1 आई थिंक सबको समझ में आया होगा। केस नंबर 2 की बात कर लेते हैं। केस नंबर 2 में यही कंसेप्ट हमें देखने की ट्राई करनी है।
ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे ही हम चीजों को समझने की ट्राई करेंगे, है ना। चलिए केस नंबर 2 देखिए, अगर सेंट्रल एटम इट इज इन मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, अगर वो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पे है तो वो क्या करेगा, हमेशा इंक्रीज करने की ट्राई करेगा, है ना, क्योंकि वो क्या है, मिनिमम पे है, उससे नीचे तो जा नहीं सकता। तो याद रखना, जब ऑक्सीडेशन नंबर अपनी बढ़ाने की ट्राई करेगा, हम पढ़ के आ चुके हैं, इफ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस देन उसको क्या बोलोगे आप, ऑक्सीडाइजिंग इटसेल्फ। और रियल में सामने वाले को क्या करेगा, वो रिड्यूस, यही मैं बताने की ट्राई कर रहा हूँ, वो खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ, और उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, देखिए यहाँ पे H2S, SnCl2, HCl, यहाँ पे Cl का समझ में आता होगा क्या है, -1 दिया गया है ऑक्सीडेशन नंबर, ये +7 तक भी हो सकता है, आई थिंक सबको पता होगा, बट ये पॉसिबल नहीं है ना, ये मिनिमम पे है, -1 पे बैठा हुआ है, मतलब मिनिमम, उससे ऊपर जा सकता है, तो उससे ऊपर जा सकता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आपको पता रहना चाहिए, आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आना चाहिए एट दी एंड, ये चीज आप याद रखिएगा। केस नंबर 3 को हम देखते हैं, केस नंबर 3 देखिए, केस नंबर 3 में क्या है, अगर सेंट्रल एटम का इंटरमीडिएट पे हो, ऑक्सीडेशन नंबर इंटरमीडिएट पे हो, मतलब हम अभी तक मैक्सिमम देख रहे थे, हम अभी तक मिनिमम देखे, मैक्सिमम है तो नीचे आएगा, मिनिमम है तो ऊपर जाएगा, और ये ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, उसके बेसिस पे आप बोल सकते हो रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं, कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं कि वो इंटरमीडिएट है, बीच पे ही रहे तो, और अगर बीच में ही रह गया तो क्या चीज हो सकती है, देखिए वो ऑक्सीडाइज भी कर सकता है और वो रिड्यूस भी कर सकता है ना, और इसीलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है, अनरिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकता है, दोनों होगा, ऐसा आपको बोलना है। तो आई थिंक सबको समझ में आया होगा, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, तो एग्जाम्स में इसको हैंडल करने के लिए आप रेडी रहना। ओके, सो हम लोग यहाँ पे नॉर्मालिटी के बारे में देख लेते हैं, नॉर्मालिटी होता क्या है, जिसको हम कैपिटल N से इंडिकेट करते हैं ना। तो नॉर्मालिटी आई थिंक मूल कंसेप्ट वाले जो चैप्टर है हमारा, मूल कंसेप्ट वाला, उसमें हमने अच्छे से देख लिया था, बट फिर भी यहाँ पे एक बार और वापस को डिटेल में हम कर लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चंस रेडॉक्स में आपको पूछे जाएंगे, है ना। नॉर्मालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम पर लीटर, है ना। ये थोड़ा आपको पता रहना चाहिए फॉर्मूला। अब ग्राम पर इक्विवेलेंट क्या होता है वो भी देख लीजिए, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है सर, ये बता दो। अब इक्विवेलेंट वेट पे जब आओगे, इक्विवेलेंट वेट पे जब आओगे, इक्विवेलेंट वेट एग्जैक्टली ये होता है, दैट इज एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ये नॉर्मलिटी फाइंड करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप क्या फाइंड करो, इक्विवेलेंट वेट फाइंड करो। इक्विवेलेंट वेट से हम क्या फाइंड कर लेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड कर लेंगे, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिल गया तो उससे क्या आप फाइंड कर सकते हो, नॉर्मालिटी फाइंड कर सकते हो। ऐसा सब करते हैं, बट एक और कंसेप्ट है, अगर आपको एन फैक्टर पता चल जाता है, एन फैक्टर पता चल जाता है, तो उससे डायरेक्टली लिंक कैसे कर सकते हो आप, नॉर्मालिटी फाइंड कर सकते हो। कैसे, एन फैक्टर आपको पता है, एन फैक्टर निकालना भी मैं सिखाऊंगा, कुछ रूल्स बताऊंगा। एन फैक्टर अगर पता चल जाता है तो मोलारिटी फाइंड कर लो साथ में, मोलारिटी को मल्टीप्लाई कर दो, आपको नॉर्मालिटी मिल गया। इजी है ना, ये कंसेप्ट थोड़ा लगा सकते हो आप, क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ना, मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा अभी तो आपको समझ में आएगा। मोलारिटी तो बहुत सिंपल होता है, नॉर्मालिटी निकालने से पहले ये 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप करने से अच्छा है कि आप सिंपली मोलारिटी फाइंड कर लो। अब एन फैक्टर कैसे फाइंड करोगे उसको पहले देख लो। केस नंबर 1 हम लोग देखने वाले हैं फॉर एसिड्स। एसिड्स में कैसे एन फैक्टर फाइंड करते हैं, एन फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ H+ आयंस फर्निश्ड इन द सॉल्यूशन, इसको हम क्या बोलेंगे, एन फैक्टर फॉर एसिड, है ना। एसिड किसको डिनोट करता है, आई थिंक पता होगा, H+ को एसिड डिनोट करता है ना। और एक सॉल्यूशंस में कोई कंपाउंड कितना H+ को डोनेट कर रहा है उसको हम बोलेंगे क्या, दैट इज नंबर ऑफ, दैट इज एन फैक्टर सिंपली, है ना, एन फैक्टर उसको बोल सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखने की ट्राई करते हैं, ये इजीली आपको समझ में आएगा। दैट इज H2SO4। H2SO4 की बात करते हैं तो इसमें 2 एन फैक्टर आपको मिलते हैं, 2 एन फैक्टर मिलेंगे। अगर रिएक्शन ऐसा दे दिया तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक ही H निकल रहा है, दिख रहा होगा आपको, एक ही H निकल रहा है, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। अगर हम बात करते हैं H2SO4, ऐसा आपको दिख ले, दैट इज 2H+ निकल रहा है, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एग्जैक्टली मैं इसी चीज को डिटेल में बताना चाहूंगा। आप आपसे पूछ लो मैं डायरेक्टली कि H2SO4 में एन फैक्टर कितना है,
तो आपको बोलना है मैक्सिमम, हमेशा कितना बोलना है, मैक्सिमम बोलना है 2, बट रिएक्शन ना दिया हो तब। अगर रिएक्शन नंबर 1 दे दिया आपको तो आपको बोलना है, याद रखना जितने H प्लस निकल रहे हैं वो उसका क्या होगा, एन फैक्टर होगा। H3PO4 की बात करते हो तो एन फैक्टर कितना हो सकता है, 1 2 3। स्ट्रक्चर ना दिया हो तो मैक्सिमम बोल देना 3, स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं तो उसके बेसिस पे आपको बताना है 1 2 और 3। H3PO3 में एन फैक्टर कितना हो सकता है, 1 एंड 2। आई थिंक ये सब पता रहना चाहिए आपके, मेजरली किससे लिंक होते हैं, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन देयर स्ट्रक्चर्स। H3PO3 की बात करो अगर तो उसमें P के साथ एक हाइड्रोजन ज्वाइंट रहता है, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन आपको मिल जाएंगे, है ना, 2 हाइड्रोजन मिल जाते हैं तो ये फ्री कर सकते हो, इसीलिए 2 हाइड्रोजन ही निकाल सकते हो। और यहाँ पे एन फैक्टर कितना बनता है, 2। H3PO2 की बात करते हो तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन फ्री रहता है तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। और H3BO3 की बात करते हो तो इसके अंदर भी क्या रहेगा, एन फैक्टर 1। किसके ऊपर डिपेंड है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर्स कहाँ पे देखोगे, पी ब्लॉक का जब हम चैप्टर पढ़ेंगे पी ब्लॉक को, मैं उसमें डिटेल में आपको कराऊंगा स्ट्रक्चर्स। बट अभी के लिए थोड़ा समझो कि एसिड के लिए एन फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, वो शायद आपको डिटेल में समझ में आ चुका होगा। हम केस नंबर 2 की बात कर लेते हैं। केस नंबर 2 किसके लिए ले रहा हूं, यहाँ पे मैं बेसिस के लिए ले रहा हूं, केस नंबर 2 है ना। यहाँ पे आपको पता होगा बेस के लिए कितने OH आयंस, दैट इज OH नेगेटिव आयंस, हाइड्रोक्साइड आयंस कितने सॉल्यूशंस में मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, उसका एन फैक्टर। किसके लिए रियल में निकाल रहे हो ये, फॉर बेस, है ना। एक एग्जांपल देखिए, MOH है, दैट इज मेटल, आई थिंक पता होगा 1s ग्रुप का लगा हुआ है तो इसको हम क्या बोल देंगे, एन फैक्टर कितना होगा, 1। अगर यहाँ पे 2 OH है तो कितना हो जाएगा, एन फैक्टर 1 एंड 2। एंड आई थिंक M यहाँ पे हम एल्यूमिनियम ले लें तो आई थिंक पता होगा इसका क्या बन जाता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और इसके फैक्टर्स कितने, एन फैक्टर कितने हो सकता है, मैक्सिमम 3 हो सकता है। तो ऐसे आप बेसिस में निकाल सकते हो। ये चीज अगर हम सॉल्ट के लिए बात करते हैं, ये चीजें हम सॉल्ट में बात करेंगे तो एन फैक्टर्स कैसे फाइंड कर सकते हो, उसके अंदर आप टोटल पॉजिटिव देखो या टोटल नेगेटिव चार्जेस को देखो, है ना। हम यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव को देखेंगे, पॉजिटिव से ही हम देखने की ट्राई करते हैं। तो देखो NaCl यहाँ पे लिया गया है, Na में कितना पॉजिटिव चार्ज, 1, तो एन फैक्टर 1। CaCl2 में कितना पॉजिटिव चार्ज, 2, तो एन फैक्टर 2। Ca3PO4 होल ट्वाइस में कितना एन फैक्टर होगा, 6 होगा। कैसे, Ca पे कितना चार्ज होता है, 2, और कितने मॉलिक्यूल हैं, 3, तो इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो एन फैक्टर कितना मिलेगा, 6। सिंपल सा है ना। एल्यूमिनियम पे कितने चार्ज है, +3, तो एन फैक्टर कितना, 3। सिंपल सा आप निकाल सकते हो। ये 3 जो केसेस थे मैंने बता दिए हैं। अब जो इंपॉर्टेंट केस है जो हम पढ़ रहे हैं जिसके लिए, वो रेडॉक्स में कैसे आप एन फैक्टर फाइंड करते हो और उसके बेसिस पे नॉर्मालिटी निकालते हो, क्योंकि ये पूछा जाता है ना। तो इसको देख लेते हैं हम लोग। ओके, अब हम बात कर लेते हैं एन फैक्टर आप कैसे रेडॉक्स रिएक्शंस में फाइंड करोगे। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर में ही आपको देखना है। देखिए ध्यान से, पहला रूल आपको समझ में आना चाहिए कि व्हेन ओनली वन एटम अंडरगोज ऑक्सीडेशन एट द रिडक्शन, तो हम वहां पे एन फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। देखिए KMnO4 जो है दैट इज कन्वर्टिंग इनटू MnO+2। तो यहाँ पे Mn का कितना चार्ज है आपको दिख रहा होगा, दैट इज +7, और यहाँ पे कितना चार्ज है, +2। हमने देख के आया एक चीज कि ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है यहाँ पे, है ना, कम हो रहा है, मतलब डिफरेंसेस कितना है। अब इतना याद रखो, यहाँ पे कैसे करेंगे हम, डिफरेंसेस ऑफ चार्जेस निकालिए, है ना, इनटू कर दीजिए, और कितना मॉलिक्यूल है ना, कितने एटम्स का हो रहा है वो चीज को हम बोलेंगे क्या, एन फैक्टर फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है ना। तो 5 का डिफरेंस को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, क्योंकि Mn कितना था, 1 ही था, तो ये क्या हो गया आपका 5। और एन फैक्टर इसके लिए कितना बन जाएगा, आई थिंक आपको समझ में आता होगा, एन फैक्टर इज इक्वल टू यहाँ पे बन जाएगा कितना, 5, है ना। आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़े तो अगर हम यही देख लेते हैं, MnO4 रिएक्शन एक और चीज हो रही है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे चार्जेस कितने हैं, +7, फिर कितने बन जा रहे हैं, +6। डिफरेंसेस कितना है, 1 का, मॉलिक्यूल Mn का कितना है, 1 है, मल्टीप्लाई करो, आंसर 1, एन फैक्टर कितना निकला, 1। MnO4 एक और रिएक्शन देता है, दैट इज +7 से कितने में कन्वर्ट होगा, +4 में। डिफरेंस कितना है, 3 का, कितने मॉलिक्यूल हैं, 1 के, मल्टीप्लाई करो तो आपको आंसर्स कितने मिल जाएंगे, सिंपली 3 मिल जाता है। तो ये समझ में आता होगा, यहाँ पे एन फैक्टर 5 है, यहाँ पे एन फैक्टर 1 है, और यहाँ पे एन फैक्टर आपको दिखेगा 3, है ना। तो ये है 1 3 5 बना। ये थोड़ा याद रखना, हमेशा 1 3 5 बना, क्योंकि ये क्या था, एसिडिक मीडियम था, दिस वाज एसिडिक मीडियम, पहला रिएक्शन,
है ना। एसिडिक मीडियम में कितना होता है एन फैक्टर, याद रखना पड़ेगा डायरेक्ट आपको, कितना होता है 5, बेसिक मीडियम में 1, न्यूट्रल और स्लाइटली अल्काइन मीडियम में क्या होता है 3। इसको ट्रिक के तरीके से कैसे याद कर सकते हो, दैट इज 135 बना, 135 बना याद रखना। तो बेसिक मीडियम में क्या हो जाता है KMnO4 का 1, न्यूट्रल मीडियम में क्या हो जाएगा आपका 3, और एसिडिक मीडियम में क्या हो जाता है ये 5। इतना याद रख लीजिए। एक और पूछा जाता है आपसे, दैट इज K2Cr2O7 के बाद, K2Cr2O7 के लिए पूछा जाता है। तो K2Cr2O7 आपको पता रहना चाहिए +6 होता है, 6th ग्रुप में आता है Cr, है ना। और ये क्या फॉर्म कर रहा है रिएक्शन, ये इन प्रेजेंस ऑफ एसिड होता है ना, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड होता है, तो +3 में कन्वर्जन होते हैं। देखो डिफरेंस कितना दिख रहा होगा, डिफरेंसेस आपको दिख रहे होंगे 3 का। कितने मॉलिक्यूल है Cr का, 2 मॉलिक्यूल है, तो टोटल आंसर कितना निकलेगा 6। तो हमेशा याद रखना है फैक्टर क्या हो जाएगा 6, किसके लिए K2Cr2, हमेशा याद रखो K2Cr2 के लिए कितना होगा एन फैक्टर 6, KMnO4 के लिए एसिडिक मीडियम में याद रखिएगा 5, बेसिक मीडियम में 1, न्यूट्रल मीडियम में 3। कैसे याद रखना है 135 बना। आई थिंक इतना क्लियर हुआ होगा। बट अभी हमने जो देखा, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, एक ही सेंट्रल आइटम दिख रहा था, है ना। जैसे कि यहाँ पे Mn था, यहाँ पे Mn था, यहाँ पे Mn था, यहाँ पे Cr था, एक ही सेंट्रल आइटम था। बट ऐसा कुछ हो जाए कि एक ही एटम दोनों ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अंडर जाए। जैसे कि यहाँ पे एक रिएक्शंस के थ्रू मैं आपको बताने की ट्राई करता हूँ, इसको देखिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे आपको देखिएगा आयरन भी जो है, जिसका यहाँ पे चार्ज आप निकालोगे तो +2 मिल जाएगा, और यहाँ पे कन्वर्जन कितना हो रहा है इसका +3 चार्ज में कन्वर्जन हो रहा है। ये आयरन जो है +3 में है और ये +2 में है। यहाँ पे एक दिख रहा होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ मतलब रिड्यूसेस इटसेल्फ, और सामने वाले को क्या कर रहा है ऑक्सीडाइज, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इतना पता चलता होगा। यहाँ पे देखिए सल्फर का क्या हो रहा है -1 से +4, डिफरेंसेस कितने हैं देखो इस चीज को, डिफरेंसेस निकालिए जल्दी जल्दी, डिफरेंसेस निकालते हैं मतलब 1 × 1 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे 5 इंटू कितने मॉलिक्यूल है सल्फर के, 2 मॉलिक्यूल है, तो मल्टीप्लाई करो तो 10। इसको फाइंड कैसे करोगे एन फैक्टर टोटल, तो एन फैक्टर ऑफ 1 प्लस एन फैक्टर ऑफ 2, एंड जितने भी होंगे आपको मॉलिक्यूल्स जितने भी दिखे उसको प्लस कर दो। तो यहाँ पे कितने थे, इसके लिए 1, इसके लिए 10, हो गया टोटल 11, है ना। तो एन फैक्टर फॉर FeS2 इज 11। ये डायरेक्टली पूछा जाता है पेपर्स में, मैंने देखा है इसलिए आपको मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं FeC2O4, है ना। यहाँ पे Fe का निकालोगे तो +2 है, यहाँ पे Fe का +3 है, और यहाँ कार्बन की फाइंड करते हो तो +3 मिलता है और यहाँ पे +4 मिलता है। दिख रहा होगा डिफरेंसेस कैसे फाइंड करते हो, यहाँ पे आयरन की बात करो डिफरेंसेस कितना है 1 का, है ना, +2 से +3 में कन्वर्जन है, और कितने मॉलिक्यूल आयरन का है 1 है, तो यहाँ पे एन फैक्टर हमें क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। अगर यही मैं बात करता हूँ कार्बन की, तो कितने मॉलिक्यूल हैं, डिफरेंसेस कितना है, +3 से किस में कन्वर्ट हो रहा है +4 में, डिफरेंसेस कितने हैं आपको दिखेगा 1 का डिफरेंस है, कितने मॉलिक्यूल हैं 2 मॉलिक्यूल है, तो टोटली कितने हो जाएंगे ये 2, है ना। तो एन फैक्टर फाइंड करो, कैसे होगा 1 + 2 कर लो, टोटल कितना निकला इस रिएक्शन के लिए, दैट इज 3। आई होप इतना समझ में आया होगा। आगे बढ़ लेते हैं, आगे हम देखते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टर इज इक्वल टू N1 into N2 डिवाइडेड बाय N1 + N2। ये मोल फैक्टर जैसा है आपको दिखेगा, है ना। बस याद रखना डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस में होते क्या है, एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशंस भी करता है और रिडक्शंस भी करता है, दोनों आपको देखने मिलेंगे, है ना। जैसे कि यहाँ पे X2 लो, X2 का कितना ऑक्सीडेशन नंबर आई थिंक पता होगा, ये कुछ भी किसी के साथ कंबाइंड नहीं है, सिंपल सा एलिमेंट है, तो इसको हम क्या रखेंगे 0। और यहाँ पे X2 आपको दिखेगा क्या -1, यहाँ पे X2 आपको क्या दिख रहा है +5, तो मतलब 0 से -1 डिफरेंस कितना हुआ 1 का, है ना, 1 का डिफरेंस हुआ। कितने मॉलिक्यूल है यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना मिला आपको 2। यही चीज हम बात कर लेते हैं यहाँ से X2 से यहाँ पे, तो 0 का कितना डिफरेंस है 5 का, कितने मॉलिक्यूल 2, तो टोटल कितना निकला 10। फाइंड करते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस में कैसे होता है, देख याद रखना फॉर्मुलाज में आपको रखना है। तो पहला क्या था N1 क्या होता है 2, N2 क्या है 10 डिवाइडेड बाय 2 + 10, आंसर आपको क्या मिलेगा दैट इज 5/3। ऐसे ही सॉल्व करना है डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शंस को। आगे बढ़ सकते हैं, आगे देखने की समझने की ट्राई करो।
एक और इम्पोर्टेंट सा रिएक्शन है जो पूछा जाता है बार बार, दैट इज P4 के बारे में, है ना। तो P4 में यहाँ पे भी आपको 0 दिखेगा, ये दूसरा जो है -3, और तीसरे में क्या दिखेगा, रिएक्शंस में आप फाइंड कर लेना ऑक्सीडेशन नंबर्स +1 दिखेगा, है ना। डिफरेंसेस के हिसाब से निकालो तो यहाँ से 0 से -3 बन रहा है, 3 का डिफरेंस हुआ, कितने मॉलिक्यूल हैं, 4 हैं, तो ये क्या हो गया 12, है ना। यहाँ पे P4 जो था और यहाँ पे +1, डिफरेंस कितना है 1 का, मॉलिक्यूल कितना 4, तो ये हो गया 4। एन फैक्टर फाइंड करोगे, एन फैक्टर इज इक्वल टू 12 इंटू 4 अपॉन 12 प्लस 4, 48 डिवाइड बाई 16 करोगे, कितना आंसर निकलता है 3। समझ में आया इतना, एन फैक्टर इजिली निकल जाएगा। एक और पूछा जाता है आपसे, दैट इज S8 के बारे में पूछा जाता है, तो ये भी दोनों चीजें आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे भी ऐसे सॉल्व करते हो तो डिफरेंसेस कितने निकलते हैं 0 to 2 के बीच में, 2 का डिफरेंस है, कितने मॉलिक्यूल है 8, तो 16 हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंसेस कितने मिलेगा, 2 का कितने मॉलिक्यूल 8, तो 16, इसको सॉल्व कर लोगे आप तो आंसर निकलता है आपका 8, है ना। तो डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शंस में सिर्फ इतना याद रखना है, वही मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन भी करेगा, वही मॉलिक्यूल रिडक्शंस भी करेगा, और उसमें कैसे एन फैक्टर फाइंड करोगे वो देख लेना आपको। जब एन फैक्टर निकल जाए तो हम नॉर्मलिटी फाइंड कर सकते हैं, है ना। नॉर्मलिटी नहीं तो मोलारिटी फाइंड करना है तो वो भी आप फाइंड कर सकते हो। नॉर्मलिटी फाइंड करने के लिए बोला गया है तो नॉर्मलिटी भी फाइंड कर सकते हो। हम फॉर्मूलाज देख चुके हैं पहले, आई थिंक इतना समझ में आता होगा सबको। टाइट्रेशन देख लेते हैं। देखो रेडॉक्स में बहुत अलग अलग टाइप के टाइट्रेशन आपने अभी तक पढ़े होंगे, है ना। आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन, नॉर्मल टाइट्रेशन, बहुत सारे सेल्फ टाइट्रेशन, बहुत सारे टाइट्रेशन होते हैं। बट अभी के लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको नीट एंड JEE मेंस में पूछा जाएगा, वो सिर्फ 2 ही है। कौन कौन से हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन है, ये पूछा जाता है ना। और दूसरा कौन सा पूछा जाता है आपको, दैट इज रेडॉक्स टाइट्रेशन। कौन सा पूछा जाता है, दैट इज रेडॉक्स टाइट्रेशन, है ना। ये दोनों आपको अच्छे से आना चाहिए और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जहां तक मैं जानता हूं, और कुछ मत पढ़ो, चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। देखते हैं पहले एसिड बेस टाइट्रेशन को समझ जाते हैं। एसिड बेस टाइट्रेशन में होता है क्या, रियल में क्या ले जाता है, ऊपर आप ले लेते हैं आई थिंक एसिड भी लो, कोई जरूरी नहीं है, और नीचे बेस ले लो। एग्जैक्टली एसिड बेस दोनों में से कुछ ले सकते हो। नीचे आई थिंक आपको पता होगा बीकर एंड ऑल में क्या लेते हैं हम लोग एग्जैक्टली, जिसको हम बोलते हैं फर्नल, उसमें क्या लेते हो आप, बेस ले लो या एसिड ले लो। तो एसिड जो है बेस के साथ रिएक्ट करेगा, या बेस जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, और एक जो है वो आपको एंड पॉइंट मिलता है ना। एंड पॉइंट पे आपको कलर चेंज हो जाता है, ये प्रैक्टिकल्स में करके आपको दिखाएंगे, जो पिंक कलर बनाते हो ना वैसा कुछ होगा। यहाँ पे पूछा जाता है कि वॉल्यूम फाइंड करने के लिए बोलते हैं, एक का नॉर्मलिटी देंगे, एक का दूसरे का फाइंड करना होगा, एक का वॉल्यूम देते हैं और दूसरे का फाइंड करना होता है। इजी पड़ता है, जहां तक मैं जानता हूँ इजी पड़ेगा, बट आपको आना चाहिए। आप जब करने बैठ जाओगे तो एग्जैक्टली आपको आना चाहिए, मेरा कहना ये है। देखते पहले, दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करोगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, है ना। ऐसे भी कर सकते हो, ग्राम इक्विवेलेंट को किसी और चीजों में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो 3 चीज बन सकता है। यहां से इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। 3 चीजें क्या बन सकती हैं। फर्स्ट तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, दैट इज मोल इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर निकालना भी जस्ट मैं सिखा दिया हूं, मोल्स आप फाइंड कर सकते हो। इसको और कन्वर्ट करो तो नॉर्मलिटी में आ जाओ तो क्या बन सकता है, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम पर लीटर। इसको और नॉर्मलिटी को कन्वर्ट करो तो आई थिंक पता होगा, हम कन्वर्ट कर सकते हैं मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, जस्ट फाइंड करके आए थे, इंटू वॉल्यूम। अब मतलब 3 फॉर्मूलाज बन सकते हैं आपके लिए। देखो अगर नॉर्मलिटी सिर्फ आपको ऐसा दे दिया है कि क्वेश्चन में मोल दे दिया गया है दोनों का, एन फैक्टर्स आपको दिया गया है और दूसरे का फाइंड करना है, ये हो सकता है। तीसरा भी हो सकता है ऐसा कि मोल फाइंड करने के लिए डायरेक्टली पूछ लिया जाए, तो उसके लिए भी ये फॉर्मूलाज आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे 3 फॉर्मूलाज मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं, देखिए ध्यान से एग्जैक्टली कैसे दोनों को कंपेयर कर सकते हो। यहाँ मोलारिटी को कंपेयर किया जा सकता है, या नॉर्मलिटी को कंपेयर कर सकते हो, एंड मोल फैक्टर्स को भी एक दूसरे में कंपेयर कर सकते हो। इससे अभी कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, है ना। कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं नीट में। बस ये याद रखना कि कैसे किया जा रहा है। देखिए ऐसे ही चीजें हम रेडॉक्स में बात करते हैं, तो रेडॉक्स में क्या हो सकता है, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और क्या होता है, ये क्या देते हैं आपको, ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट एंड रिड्यूसिंग प्रोडक्ट। कैसे, सेम फॉर्मूलाज वही अप्लाई कर सकते हो ना। आई थिंक जहां तक नहीं भी समझ में आ रहा हो तो याद कर लो, फॉर्मूला क्या होता है, N1 इंटू एन फैक्टर 1 क्या हो जाएगा, N2 इज इक्वल
इंटू एन फैक्टर 2। इसमें क्या होगा, एक का मोल देंगे आपको, एन फैक्टर देंगे, मोल को फाइंड करो। ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला देख लीजिए, तीसरा फॉर्मूला देख लीजिए। इंपॉर्टेंट है, इजी है, कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चंस आप देख लो एक बार। आई थिंक मुझे जहां तक लगता है एक बार क्वेश्चंस देख लोगे तो क्लियरिटी आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगी। क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड द नंबर ऑफ मोल। देखो मैं बोला था ना मोल्स का पूछ लेते हैं डायरेक्टली, तो फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ K2Cr2O7 नीडेड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल। दूसरे का दिया गया है मोल भी ऑफ कॉपर सल्फाइड इन एसिडिक मीडियम। तो कॉपर सल्फेट लेते हो आप, कॉपर सल्फाइड का देखते हो, यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन नंबर्स लिख देते हैं, पहले इसको फाइंड कर लेना। अब हमें समझ में आता है कैसे निकालोगे एन फैक्टर। एन फैक्टर मैं जस्ट अभी सिखा के आ चुका हूँ। कॉपर सल्फेट यहाँ पे +1 से क्या बन रहा है +2, डिफरेंस कितना है 1 का, कितने हैं कॉपर 2, तो ये क्या निकल जाएगा, आई थिंक पता चलता होगा, दैट इज 2, है ना। फिर दूसरे के लिए हम फाइंड करें सल्फर के लिए, तो क्या होगा -2 से क्या बन रहा है +4, डिफरेंस कितना है 6 का, है ना, याद रखना 6 का है ना। कितना सल्फर है 1 है, तो ये क्या मिल जाएगा आपको 6, प्लस करो तो एन फैक्टर कितना निकला 8। K2Cr2O7 मैंने बताया था एसिडिक मीडियम में, है ना, Cr+3 में कन्वर्टर होता है, डायरेक्ट बोला था मैंने, याद कर लेना। एन फैक्टर क्या बनता है 6 बनता है। अब सॉल्व कर लो, फॉर्मूला अप्लाई करो। फॉर्मूला पहला कौन सा अप्लाई करोगे, एन फैक्टर वाला ही है ना, जस्ट हम ऊपर देख के आ चुके हैं। तो मोल इंटू एन फैक्टर 1, मोल 2 ऑफ एन फैक्टर 2, ये दिया गया था आपको, है ना, 1 दिया गया है इनिशियली। देखो एन फैक्टर भी हम दूसरे का भी जस्ट कॉपर सल्फेट का फाइंड कर चुके हैं, कितना मिला है आपको 8 मिला है, रख दो। दूसरे का हमें फाइंड करना है K2Cr2O7 का फाइंड करना है, तो इसको हमने यहाँ पे नॉर्मली मोल रख दिया। इसका जस्ट हमें मोल फैक्टर मैंने बताया आपको 6 निकलता है। सॉल्व करो, आपको मोल मिल जाएगा, दैट इज 4/3। इजी है, कर सकते हो, आसान है ना। हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4, KMnO4 के मोल्स को हमें फाइंड करना है, आर नीडेड टू ऑक्सीडाइज अ मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ ईच FeSO4 एंड FeC2O4 एसिडिक मीडियम में बोला गया है। पहले तो हम निकालेंगे क्या एन फैक्टर्स, किसके FeSO4 जो मिक्सचर्स है ना उनके, पहले आप क्या निकाल लो एन फैक्टर्स। FeSO4 का निकालोगे, आई थिंक पता चलता होगा डिफरेंस कितना है 1 का है ना। एंड कितने मॉलिक्यूल है फैक्ट 1 के, तो कितना मिलता है आपको एन फैक्टर 1। FeSO4 का निकालते हो तो इसमें दोनों चीजें ऑक्सीडाइज कर रही होंगी, ध्यान से देखने की ट्राई करना, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन। Fe का सॉल्व करते हो तो +2 बनता है, यहाँ पे +3 बनता है, ये हम देख के आ चुके हैं। इसका ऑक्सीडेशन नंबर आई थिंक पता चलता होगा, डिफरेंसेस के बाद 1 निकलेगा। कार्बन की बात करते हो तो यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +4 है, डिफरेंसेस 1। कितने कार्बन थे 2 थे, है ना, तो ये 2 निकल जाएगा। एन फैक्टर फाइंड करोगे तो 1 + 2 टोटली कितना निकला 3। इन दोनों का क्या है मिक्सचर है, ये दोनों क्या है मिक्सचर, इन दोनों हम साथ में समझेंगे, है ना। और सामने वाले को हमें फाइंड करना है, कौन सा सामने वाला फाइंड करना है KMnO4। KMnO4 का आई थिंक सबको पता होगा, KMnO4 मैंने बताया था 135 बना, याद है ना। तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्टली 5 होता है, हम समझ लेंगे। यहाँ पे आप समझने की ट्राई करो, कैसे फाइंड करोगे, मोल हमें फाइंड करना है, KMnO4 का हमें पता है एन फैक्टर 5 होता है, इसका भी जस्ट हमने एन फैक्टर फाइंड किया 1, है ना। एन फैक्टर हमने 1 फाइंड कर लिया था, मोल दिया गया था ईच 1, इसका भी मोल 1 ही दिया गया है। एन फैक्टर अभी जस्ट हमने फाइंड किया कितना 3, सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 4/3। आई होप इतना समझ में आया होगा, ये इंपॉर्टेंट है। एंड दैट वाज ऑल अबाउट रेडॉक्स चैप्टर। यहाँ पे इतना ही करना है, अगर इतना कर लेते हो और कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर लो, दैट्स इनफ, उससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो ऑन पीरियडिक टेबल जो आपको जल्द ही मिल जाएगा, ठीक है, आई थिंक 2 दिन के अंदर मैं बना के आपके लिए अपलोड कर दूंगा। पूरा पीरियडिक टेबल हम लोग डिटेल में देख लेंगे। याद रखना ये सीक्वेंस वाइज हम चल रहे हैं, थोड़ा मैंने स्टार्टिंग में ही सीक्वेंस बता दिए थे, प्लीज उसको एक बार रेफर कर लेना, क्या क्या सीक्वेंसेस में हमारा एक कोर्स चलने वाला है। एंड यस, आपका जो मई में एग्जाम होने वाला है नीट, बिफोर दैट ये कोर्स मैं डिटेल में कंप्लीट करा चुका हूँ। तो अगर कोई पढ़ना चाहता है, क्रैश कोर्स लेना चाहता है और सोच रहे हो कि 140 आराम से लेके आ जाओ आउट ऑफ 180 इन नीट, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हो पूरा क्रैश कोर्स। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं आपको, अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं देन श्योरली आप प्रेफर कर सकते हो हमारा टेलीग्राम चैनल, है ना। टेलीग्राम चैनल सेम नाम से है, दैट इज गेट अ रिएक्शन। वहां पे हमने क्या किया है,
डीपीपीज पहले से ही अपलोड कर दिए हैं, 10-10 डीपीपीज आपको पहले से ही मिल जाएंगे, 10 डीपीपीज ऑफ ईच चैप्टर वहां पे अवेलेबल है, तो वहां पे आप जाके उसको भी देख सकते हो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन श्योरली इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।